हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा सेशन है विधिक परिदृश्य। 69th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा मंथन काफी इम्पोर्टेंट है और विधिक परिदृश्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी। 12 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इन संशोधनों के उद्देश्य लिथियम, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जैसे खनिजों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहित करना है। यह बदलाव 2014 के बाद से अधिनियम में 5वां संशोधन है, जो अपने खनिज संसाधनों के दोहन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस संशोधित अधिनियम के प्रमुख परिणामों में से एक लिथियम की खोज और खनन में अपेक्षित वृद्धि है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदित हो कि लिथियम के साथ साथ सरकार का लक्ष्य सोने, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे गहरे खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करना है। इन संशोधनों का उद्देश्य खनिज अन्वेषण, विशेष रूप से कीमती और महत्वपूर्ण खनिजों में निजी क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। खनन कंपनियों के पास उपलब्ध आधारभूत सर्वेक्षण डेटा के आधार पर अन्वेषण अधिकार सुरक्षित करने का अवसर होगा। नेक्स्ट है उपासना स्थल अधिनियम 1991। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता के मामले को स्थगित करते हुए केंद्र को इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया है। क्या है उपासना स्थल अधिनियम? यह किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करने और उसके धार्मिक स्वरूप के रखरखाव और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है, जैसा कि यह 15 अगस्त 1947 को था। यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के उपासना स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी मित्र धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए उपासना स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी। नेक्स्ट है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। 15 जुलाई 2023 को लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। इस संशोधन से अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण में तीव्र अनुपथन ट्रैकिंग की सुविधा प्राप्त होगी। यह संशोधन जैविक विविधता एवं नागोया प्रोटोकॉल के अभिसमय के अंतर्गत भारत के दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। यह औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देकर वन्य जंगली औषधीय पौधों पर दबाव को कम करने का प्रयास करता है। इसमें आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों या ज्ञान तक अधिगम हेतु भयभीत करने वाले जैव विविधता बोर्डों से उन्मुक्ति प्रदान करता है। यह संशोधन अनुसंधान के अनुपथन में तीव्रता लाता है, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह संशोधन राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक अनुसंधान, पेटेंट एवं वाणिज्य उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश लाता है। इसका मुख्य फोकस जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा एवं स्थानीय समुदायों की जानकारी के विरोध के रूप में जैविक विविधता में व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। इसमें संशोधन
जैविक विविधता अधिनियम 2002 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के नितांत विपरीत प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 299। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड और केंद्र से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए गए अनुबंध वैधानिक विधि से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। विदित हो कि सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव, मरम्मत, जनशक्ति आपूर्ति, आईटी से संबंधित परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। सरकारी अनुबंधों में एक पार्टी के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक सरकारी निकाय और दूसरी पार्टी के रूप में एक निजी व्यक्ति या संस्था शामिल होती है। सरकारी अनुबंधों को इसको याद रखेंगे आप लोग कि अनुबंध पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी निकाय, और दूसरी तरफ निजी व्यक्ति शामिल होता है या निजी संस्था शामिल होता है, राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। सरकारी अनुबंधों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना होता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 299 संविदात्मक दायित्व को शासित करने वाले मौलिक कानूनों का समाधान नहीं करता, बल्कि यह केवल सरकार पर संविदात्मक दायित्व के साथ बाध्यता की औपचारिकताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है पंजाब पुलिस संशोधन। जून 2023 में पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में खंड और उपखंड में संशोधन करने के लिए पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। यह राज्य सरकार को अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देगा। वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को योग्य अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजता है, जो पैनल से 3 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करता है। फिर राज्य सरकार उन तीनों में से अपनी पसंद का एक अधिकारी चुनती है। पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार पंजाब सरकार 3 वरिष्ठतम अधिकारियों का एक पैनल बनाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल समिति बनाएगी। राज्य सरकार समिति द्वारा चुने गए 3 अधिकारियों में से अपनी पसंद का एक डीजीपी नियुक्त करेगी। नेक्स्ट है न्याय विभाग का नालसा सीएसई के साथ भागीदारी। हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ प्रणाली के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदाय को कानूनी सहायता प्रदान कर मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सामान्य सेवा केंद्र सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। टेली लॉ के बारे में, टेली लॉ को 2017 में 11 राज्यों में 1800 सीएससी के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। टेली लॉ का अर्थ कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है। टेली लॉ की अवधारणा कानूनी सेवा प्राधिकरणों और सीएससी के फ्रंट ऑफिस में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करता है, जो ज्यादातर ग्राम स्तर के उद्यमियों VLE के स्तर पर है। यह परियोजना 1 लाख ग्राम पंचायतों में पहचाने गए VLE द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ने की पहल करता है। किस किस से जोड़ने का पहल करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023। 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य NRF की स्थापना करना है, एक शीर्ष निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधानों और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने
पोषण और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह विधेयक संसद द्वारा अनुमोदन पर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। 5 वर्षों 2023 से 28 में एनआरएफ की स्थापना और संचालन की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DAST एनआरएफ के लिए प्रशासित विभाग के रूप में काम करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है एनआरएफ के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा। फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित शासी बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों में प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे आप लोग। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक में एनआरएफ के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकारी परिषद के अध्यक्षता करेंगे, जो एनआरएफ के कामकाज की देखभाल करेंगे। यह शिक्षा, उद्योग, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वैज्ञानिक और लाइन मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों से सक्रिय भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटरफेस तंत्र स्थापित करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB को एनआरएफ को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB को एनआरएफ में मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट है EWS आरक्षण। मई 2023 में एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग को खारिज कर दिया। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। यह आर्थिक रूप से कमजोर EWS हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए है। 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दे को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने में से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है अकेला व्यक्ति भी बच्चा गोद लेने के का अधिकारी। यह किसने कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR द्वारा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का विरोध किए जाने पर कहा कि भारतीय कानून किसी एक व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की इजाजत देते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे कानूनों में अकेला व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है। वह व्यक्ति सिंगल रिलेशनशिप में हो सकता है, यहाँ तक कि जैविक रूप से बच्चा पैदा करने में सक्षम व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है। जैविक जन्म की कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है आदर्श कारागार अधिनियम 2023। मई 2023 में गृह मंत्रालय ने मॉडल कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है, जो ब्रिटिश कानून 1894 का जेल अधिनियम की जगह लेगा। यह अधिनियम जेल प्रशासन में सुधार, कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें कारागारों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर कैदियों और कारागार कर्मचारियों के लिए दंड का प्रावधान। इसमें कुख्यात और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से
समाज को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इसमें अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पेरोल और समय से पहले रिहाई प्रदान करना शामिल है। कैदियों की सुरक्षा, मूल्यांकन और अलगाव, किसी व्यक्ति की सजा का निर्धारण, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिए अलग आवास का प्रावधान। नेक्स्ट है धर्म के आधार पर आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं, सुप्रीम कोर्ट। अप्रैल 2023 में कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि मात्र धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर संवैधानिक ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के उसूलों के खिलाफ है। विदित हो कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मुसलमानों को प्रदान किए गए लगभग 3 दशक पुराने 4% आरक्षण को रद्द करने के अपने फैसले के बचाव में हलफनामा प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में यह आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में दिया जा रहा था, जबकि आरक्षण का मकसद जो संविधान में दिया गया है वह है ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्य करना जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए हैं और उनके साथ समाज में भेदभाव हुआ है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो ऐतिहासिक रूप से समाज में पीछे छूटा हुआ है वह ओबीसी है। इसे एक पुराने धर्म के साथ बराबर नहीं किया जा सकता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के राज्य के फैसले पर रोक लगा रखी है। विदित हो कि 24 मार्च 2023 को कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम कोटे को बाहर कर दिया। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाला कानून बरकरार। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टी, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ के पारंपरिक सांडों को बस में करने वाले खेलों की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य संशोधन पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जल्लीकट्टू का आयोजन 2017 के नियम ने संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जानवरों के प्रति क्रूरता के आधार पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजवाद में मई 2014 में एक निर्णय के माध्यम से जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 48 से भी संबंधित नहीं था, जो कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य के कर्तव्य से संबंधित है। यह भी कहा गया है कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर कानून का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा। न्यायालय ने निर्णय किया कि जल्लीकट्टू की सांस्कृतिक विरासत की स्थिति का निर्धारण राज्य विधानसभा के लिए बेहतर है, न कि कानून की न्यायालय में। नेक्स्ट है अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों के कारण अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट पर जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी से अडानी समूह हिंडनबर्ग मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में 6 सदस्यों को नियुक्त किया। इसमें OP भट्ट, न्यायमूर्ति JP देवधर, KV कामत, नंदन नीलेकनी और सोमशेखर सुदर्शन शामिल है। नेक्स्ट है
विधानसभा अदालत। 14वीं विधानसभा में कानपुर की जनरलगंज सीट से भाजपा के विधायक रहे सलील बिश्नोई की पिटाई के मामले में विशेषाधिकार हनन व सदन की अवहेलना के दोषी पाए गए बाबू पुरवा, कानपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद और 5 अन्य पुलिसकर्मियों को 3 मार्च 2023 को विधानसभा में तलब कर 1 दिन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को विधान भवन के तृतीय तल पर लॉकअप में निरुद्ध किया गया। विधानसभा अपने विशेषाधिकारों की अवहेलना करने या सदन का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार रखती है। सजीव लिप्यांतर। 21 फरवरी 2023 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्राकृतिक भाषा संसाधन तकनीक की मदद से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को पहली बार लाइव ट्रांसक्रिप्शन सजीव लिप्यांतर किया गया। सजीव लिप्यांतर के तहत अदालत की कार्यवाही की आवाज को लिपिबद्ध रूप में स्क्रीन पर दिखाया गया। नेक्स्ट है ई न्यायालय परियोजना। फरवरी 2023 में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु देश में ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की। विदित हो कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में यह परियोजना भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT विकास हेतु वर्ष 2007 से कार्यान्वित है। ई न्यायालय परियोजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति और न्याय विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका पहला चरण वर्ष 2011 से 15 के दौरान लागू किया गया था। दूसरा चरण वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत विभिन्न जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। समान नागरिक संहिता। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पक्ष में 63 और विपक्ष में 27 मत पड़े। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होंगे। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर 2022 को आयोजित एक पूर्ण अदालत में महत्वपूर्ण संविधान पीठ के मामले में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। विदित हो कि स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मामले 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इसे खोलने के पक्ष में फैसला सुनाया। वर्तमान में झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करते हैं। विदित हो कि इससे पहले 26 अगस्त 2022 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमना की सेवानिवृत्ति के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया था। नेक्स्ट है 5 राज्यों की 12 अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल। 14 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 5 राज्यों की 12 अनुसूचित जातियों और उनसे जुड़ी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया। इसमें यूपी की गोंड जाति और उससे जुड़ी 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड अनुसूचित जाति SC से ST में शामिल किया गया। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि यूपी में कौन कौन सी जनजाति है, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को, छत्तीसगढ़ में बिझिया को, कर्नाटक की बेट्टा
कुरबा जाति को और तमिलनाडु के नारी कुरवर और कुरुविकरण जाति को एसटी में शामिल किया गया। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? हाटी समुदाय। छत्तीसगढ़ का बिजिया समुदाय, कर्नाटक का बेट्टा और कुरबा जाति, तमिलनाडु का नरी कुरवर और कुरुविकरण जाति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित। वर्ष 2022 के मानसून सत्र में 22 सितंबर 2022 को महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसको भी याद रखेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6 महिला सदस्य है, जिन्होंने प्रश्नकाल के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। अगस्त 2022 में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को लागू किया गया, जिसे अप्रैल 2022 में संसद में पारित किया गया था। यह विधेयक पुलिस और जेल प्रशासन को अधिकारियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रह और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इस विधेयक के तहत माप लेने की अनुमति देने का विरोध या इनकार करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे।